Jai Hind student, today we'll continue our chapter on lost spring, right? As we know, in earlier lecture I've told you that this chapter is divided in two parts. First part was Sahib-e-Alam. It was a story of a person, Sahib-e-Alam. And now the second part, I'll give you a quick recapitulation of the second part because I've divided the second part also in two parts. So what we did was, first point was when author and Mukesh meets, right? And Mukesh tells author about his dream of becoming a motor mechanic, right? And he says that he is dreaming, now author says us that whatever Mukesh's dream was, it was like a mirage. Mirage I have explained you, जो हम लोग डेजर्ट में देखते हैं कि पानी है वहाँ पे लेकिन होता नहीं है हकीकत में। जब हम लोग नज़दीक जाके देखते हैं, नज़दीक जाके जब देखते हैं तब वहाँ पे होता नहीं है पानी। Then the second point was about his family, about his family। जब मुकेश ऑथर को अपने फैमिली से मिलने के लिए लेके जाता है तो वहाँ पे ऑथर क्या क्या देखती है कि अंदर वहाँ पे एक बहू बैठी है, डॉटर इन लॉ है वहाँ पे, और वो बहुत ही फीबल है, बहुत ही कमज़ोर है, और उसके ऊपर 3 लोगों की खाना बनाने की और घर चलाने की जवाबदारी है। 3 लोग कौन कौन थे? मुकेश, मुकेश के पापा, मुकेश का भाई, राइट, मुकेश का बड़ा भाई। अबाउट हिज फैमिली। और वहाँ पे जाके वो क्या देखती है कि एक जगह पे स्पिनच यानी कि पालक की सब्ज़ी बन रही थी, एक जगह थाली में सब्जियाँ काट के रखी हुई थी, राइट। ये सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और तभी वहाँ पे उसके पापा आते हैं और उसको बताते हैं कि वो पहले टेलरिंग का काम करते थे लेकिन उन्होंने वो काम छोड़ दिया है और वो अभी अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं जो उन्हें बहुत टाइम से आता है, वो है बैंगल मेकिंग। फिर उसकी दादी आती है, उसकी मुकेश की दादी क्या बोलती है कि उन्होंने देखा है कि अपने खुद के हस्बैंड को यानी कि मुकेश के दादाजी को अंधे होते हुए। क्यों अंधे होते हुए? क्योंकि ये जो ग्लास मेकिंग या बैंगल मेकिंग जो फिरोज़ाबाद में होता है, वो जो बिज़नेस में वो लोग लगे हुए हैं अपने फोरफादर, अपने एंसेस्टर्स के टाइम से, तो उसमें क्या हुआ कि उनके दादा की भी आंखें चली गई थी। और ये और उसकी दादी माँ ये भी बताती है कि जो भगवान का लिखा हुआ है, द लीनेज, जो भगवान ने हमारे नसीब में जो लिखा हुआ है उसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी यही करना पड़ेगा। हमें हर जगह सिर्फ बैंगल मेकिंग यानी कि स्पाइरल्स, बैंगल के स्पाइरल्स ही दिखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, जहाँ किधर भी देखते हैं, हमें सिर्फ बैंगल्स के स्पाइरल ही दिखते हैं। और रंग बिरंगी चूड़ियाँ रेनबो के कलर के हिसाब से जो होती है वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ हमें हर जगह दिखती है। और एक लाइन यहाँ पे दी हुई है, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अभी क्या होता है कि ये लोग कहाँ काम करते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत ही डिंजी प्लेस होती है, कि डार्क होता है, वहाँ पे बहुत ही अंधेरा होता है, राइट। तो क्या होता है कि उनकी आँख भी उसी तरह से एडजस्ट कर लेती है, उस अंधेरे के साथ उनकी आँख ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है बाहर की सनलाइट या डे लाइट की जगह। अभी हम आज के पॉइंट्स करते हैं। आज का पहला पॉइंट जो है वो है, हमें एक लड़की इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पे जिसका नाम है सविता, और उसके साथ एक लेडी बैठी हुई है, एक एल्डरली अभी राइटर हमें सविता के साथ कुछ कंपैरिजन्स एक्सप्लेन करती है यहाँ पे। वी विल डू इट। अब सविता ने क्या पहना हुआ है? शी इज़ वेयरिंग अ ड्रैब पिंक ड्रेस, सिट अलॉन्ग विथ एन एल्डरली वुमेन।
और वो लोग क्या कर रहे हैं, शोल्डरिंग कर रहे हैं। शोल्डरिंग यानी कि कांच की चूड़ी को शोल्डर कर रहे हैं। एक राउंड शेप देने के बाद उसको जॉइंट करना पड़ता है। उस जॉइंट जब करते हैं उस जॉइंट को शोल्डरिंग बोलते हैं। तो उतना फास्ट दोनों के हाथ चल रहे हैं शोल्डरिंग के। तो यहाँ पे राइटर ने कंपेयर करके हमें बताया है कि एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे कि एक मशीन में टोंग चलता है। टोंग क्या होता है, मशीन का एक पार्ट होता है जो मशीन को मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक राइटर ने सविता और इस एल्डरली वुमेन के जो हाथ के कंपैरिजन है वो मशीन के साथ की है कि इतने फास्ट चलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कब चूड़ी की शोल्डरिंग हो गई और दूसरी चूड़ी उन्होंने ले ली हाथ में, राइट। एंड नाउ अनदर कंपैरिजन इज़ डन। राइटर बोलती है कि मैं बस ख्यालों में सोच रही हूँ कि ये जो छोटी सी बच्ची सविता ये शोल्डरिंग कर रही है बैंगल्स को, उसको उसके ऑस्पिशियस मतलब भी नहीं पता है उसे अपनी चूड़ी की, कि ये जो चूड़ी है लाल रंग की चूड़ी है उसकी हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत है। कि एक टाइम आएगा कि जब ये उसके बगल में एक बूढ़ी औरत एल्डरली पर्सन बैठी है जो लाल बिंदी लगा के बैठी है, चूड़ी है, उसी तरह से एक दिन सविता को भी लाल बिंदी लगा दी जाएगी, उसके हाथ में लाल चूड़ी पहना दी जाएगी, उसके सर पे लाल दुपट्टा पहनाया जाएगा, हाथ में लाल मेहंदी लगा दी जाएगी और उसे एक दुल्हन के रूप में तैयार करके रख दिया जाएगा। जो अभी इस चूड़ियाँ बना रही है उसे ये पता भी नहीं है कि कब ये चूड़ी को शोल्डरिंग करते करते एक दिन वो खुद एक दुल्हन बन जाएगी और उसी चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लेगी, राइट। और फिर जो उसके साथ जो लेडी बैठी है वो बोलती है कि क्या बोलती है, एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। ओके, व्हाट डज दिस मीन? ये लेडी बोल रही है कि हम लोग ने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है, चूड़ियाँ को शोल्डरिंग किया है बैठ के, और हमारे पास इतने पैसे भी इकट्ठे नहीं होते हैं पूरे दिन में कि हम लोग एक वक्त चैन से शेर भर, हम लोग बोलते हैं ना एक शेर दो शेर खाना, वैसे वो बोलती है यहाँ पे एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब शी डिड नॉट हैव हर वन फुल मील इन अ टाइम, राइट। सो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, राइटर यहाँ पे बोलती है that in her she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, that's what she has reaped। मतलब एक टाइम बैठ के उन्होंने पेट भर खाना एंजॉय नहीं किया है। फिर उसके हस्बैंड भी सेम चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें बस यही आता है, ऑल वी हैव डन, यही आता है, यानी कि यही बैंगल बनाने का काम ही हमें आता है। हमने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ बैंगल्स ही बनाए हैं और बैंगल्स बना के हमने सिर्फ एक काम अच्छे से कर लिया है, वो है अपने सिर पे छत है, मतलब मेरा खुद का एक छोटा सा घर है। अभी राइटर यहाँ पे थोड़ी इमोशनल हो जाती है और ये इस बात सुन के उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में पूरे दिन काम करते रहते हैं लेकिन वो अपने लिए कभी भी खुद का घर नहीं बना पाते हैं। तो वो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाती है कि ये जो इतनी मेहनत करके उन्होंने एक छोटा सा घर अपने लिए बना लिया है, तो वो उसे भी राइटर को भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखने लग रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतना काम करते हैं लेकिन कभी भी अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं। तो ये जब
ओल्ड मैन यानी कि ये एल्डरली वुमन के हस्बैंड एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने इतना मुश्किल टाइम स्पेंड करने के बाद भी उन्होंने अपने लिए एक घर बनाने का बंदोबस्त कर लिया है। तो तभी राइटर को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, खुद के लिए एक घर बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और ये इन्होंने सक्सेसफुली कर लिया है। The cry of not having money the cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles। अभी क्या हो रहा है कि एक रोना है सब में कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या रोज़ का खाना खाने के लिए हमें बस यही एक बिज़नेस करना ही पड़ेगा। उनके पास और कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लाइक उसके पापा अगर इस बैंगल मेकिंग में काम कर रहे थे तो बच्चा कब बड़ा हो जाता है और कब इसी काम में जुड़ जाता है पैसों के लिए, वो बच्चों को भी रियलाइज़ नहीं होता था कि बड़े होते होते वो ऑटोमेटिकली इसी काम के साथ जुड़ जाते थे। सो यहाँ पे राइटर बोलती है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स लिटिल हैव मूव्ड विथ यंग मैन, यानी कि ये जो बूढ़ी औरत के जो हस्बैंड थे उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि मतलब ऑटोमेटिक उसके दादा ने जो काम किया ऑटोमेटिक वो काम इन्होंने ले लिया, और यही काम वो अपने बच्चों को ऑटोमेटिकली सिखा देंगे, और उनके मतलब विदाउट हिज नॉलेज ही विल गेट इनटू दिस बिजनेस automatically। Why? Because for money, because of food, because for their stomach। Little has moved with time, it seems, in Firozabad। Year of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। अभी ये जो toil है यानी कि ये जो गरीबों के साथ होता है हमेशा, इसके कारण क्या होता है कि कोई बच्चा जो बड़ा होता है वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, कोई दूसरे बिजनेस में जुड़ने के लिए वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, ठीक है। एंड देन उसकी जो एबिलिटी है सपने देखने की वो भी कहीं खो जाती है, राइट। फिर राइटर बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे बात करती है और बोलती है कि आप लोग खुद को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं जोड़ लेते हैं, सब मिलके एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लो और आपका कोई लीडर चुन लो और जो आपको इसमें हेल्प करे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो बोल रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोग एक विशियस सर्कल में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। विशियस सर्कल मीन्स इविल सर्कल, जहाँ पे बहुत सारे इविल लोग हैं, वहाँ पे इन लोग की मेहनत के आगे इस सर्कल में आगे बढ़ने की या सर्कल के बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। अभी इस विशियस सर्कल में उनके पापा, उनके फोर फादर्स और हम सब फंसे हुए हैं। क्यों? तो अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं इस विशियस सर्कल के बाहर निकलने की, तो क्या होगा कि पुलिस उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगी और उन्हें मारेगी, उनको खींच के रास्ते पे लेके जाएगी, जेल में डाल देगी। क्यों? तो उन्होंने जैसे कि कोई गलत काम किया हो, इल्लीगल काम किया हो। इल्लीगल तो है नहीं, लेकिन क्या होता है कि इसमें पैसे की कमाई रुक जाती है आगे मिडिल मैन की, राइट। ये तो हमें पता ही है, पॉलिटिक्स भी हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि गरीब लोग की हमेशा मेहनत को मिसयूज़ किया जाता है। तो जो बैंगल मेकिंग को वो लोग कम दाम में ख़रीद लेते हैं, उसी को मार्केट में ज़्यादा दाम में बेचते हैं। अगर ये लोग खुद की ऑर्गेनाइजेशन अगर बना लेते हैं तो वो जो कस्टमर से डायरेक्ट मनी है इन लोग को मिलने लगेगा, तो मिडिल मैन को पैसे खाने का मौका छूट जाएगा। यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है, आई विल रीड दिस पैराग्राफ। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal.
they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. अब यहाँ पे कोई नहीं है उनकी मदद करने वाला जो ये सब चीज़ को थोड़े अलग तरीके से देख सके. Their fathers are as tired as they are. उनके जो बाप दादा है वो लोग खुद है और उनके बच्चे हैं खुद ये सब चीज़ से थक चुके हैं जितना कि बाकी सारे, यानी कि उनके दादा परदादा जो सब थक चुके थे उसी तरह से वो लोग भी थक चुके हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. अभी ये जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, वही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, नाउ राइटर को यहाँ पे कुछ रियलाइज़ होता है. ये सब सुनने के बाद राइटर एनिस जंग को कुछ रियलाइज़ होता है. क्या रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे दो अलग अलग तरह की दुनिया है. टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी. एक है जो ये गरीब होने का जो वेब है, यानी कि जो जाल है उसमें बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं. ओके, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट. जो उनकी कास्ट है उनका बोझा लेके वो लोग पूरी ज़िंदगी बैंगल मेकिंग के बिजनेस में जुड़े हुए हैं. एंड दे दूसरा जो वर्ल्ड है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस. सो राइटर यहाँ पे जो है टू वर्ल्ड्स को इमेजिन करती है. टू वर्ल्ड्स, एक टू वर्ल्ड्स को इमेजिन करती है. फर्स्ट जहाँ पे पुअर पीपल, यानी कि जो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और दूसरा जो है शी कॉल्स इट अ विशियस सर्कल, यानी कि बहुत ही इविल लोग जो जुड़े हुए हैं. विशियस सर्कल में कौन कौन है? साहूकार्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, फिर लॉ कीपर्स, फिर ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस. Right? Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. अब इन सब ने, यानी कि ये गरीब लोग ने और ये साहूकार ने, इन गरीब लोग ने और इन साहूकार ने बेचारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना बोझा लाद दिया है, इतना भार डाल दिया है उन लोग के ऊपर कि वो लोग कभी इसके ऊपर आ ही नहीं सकते हैं. ओके, बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. जब तक उन्हें पता चलता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, तब तक उन्होंने बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने पापा जो काम कर रहे हैं उसी काम को वो आगे बढ़ाने में जुड़ जाते हैं. राइट? टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. अब क्या होता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में बैंगल मेकिंग के अलावा भी कुछ और करने की सोचते हैं तो वो एक डेयरिंग वाला काम हो जाता है उनके लिए. डेयर करना मीन्स इन सब के अगेंस्ट जाके काम करना, या फिर अपनी पॉवर्टी के अगेंस्ट जाके, यानी कि अगर सिर्फ पैसा नहीं जोड़ के अगर कोई अपने सपने के बारे में सोचता है तो यानी कि वो अगर थोड़ा उसको वो लोग क्या कहते हैं, सेल्फिश मानते हैं. तो अगर ये सब को छोड़ के अगर वो इतना आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो एक डेयर करने की सोच रहे हैं, मतलब बहुत
साहस वाला, बहुत हिम्मत वाला काम करने की सोच रहे हैं। तो तभी राइटर को भी ऐसा लगता है कि मुकेश ने जो खुद को मोटर मैकेनिक बनाने का सोचा है वो बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है। सिर्फ सोचना या उसके बारे में, उसको अचीव करने के बारे में सिर्फ सोचना ही राइटर को बहुत ही डेयरिंग वाला काम लगने लगा है, इन लोग की पॉवर्टी और उन लोग की मजबूरी को देख के, राइट। और उसका क्या सपना है कि वो खुद से कार चलाना सीखेगा और खुद ही कार रिपेयर करना भी सीखेगा। तो यहाँ पे राइटर हमें बताती है कि मुकेश का ड्रीम जो है थोड़ा हटके है इन सब चीज़ में, इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुकेश का जो ड्रीम है वो थोड़ा अलग है और उसने बहुत बड़ी डेयरिंग कर ली है ये सपना सोच कर भी। एंड वो तभी एब्रप्टली पूछ लेती है मुकेश को कि तुम सिर्फ गाड़ी चलाना ही सीखना चाहते हो या फिर एरोप्लेन भी उड़ाना सीखना चाहते हो। तो ये जो वर्ड्स जब मुकेश के कान में पड़ते हैं कि भाई उसको एरोप्लेन चलाने का मौका, तो वो खुद भी थोड़ा सहम जाता है और वो नीचे देखने लगता है। और तभी राइटर को रियलाइज़ होता है कि मुकेश का जो सपना है उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है, क्योंकि उसकी औकात के बाहर की चीज़ है उसका जो सपना है। तो वो सोच रही थी सिर्फ कि ये जो वो सोच रहा है वो एम्बैरेसिंग है उसके लिए आज की डेट में भी, प्लस उस एम्बैरेसिंग मोमेंट को वो बोलती है कि वो अभी तक रिग्रेट नहीं बन चुका है। रिग्रेट यानी कि कोई सी चीज़ के लिए अफसोस, या उसने ये सपना देखने की जो डेयरिंग की है उसका उसको अभी तक कोई अफसोस नहीं है। हाँ, लेकिन 30% उसके मन में ये सपना सोचने के बारे में या सोचते ही उसको थोड़ा एम्बैरेसिंग फील ज़रूर होता है आज की डेट में, बिकॉज ये सपना उसके हद के बाहर की चीज़ है। Few airplanes fly over Firozabad. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets on his town. Few airplanes over Firozabad. ठीक है, तो बस राइटर यही एक्सप्लेन करती है, जैसे कि हमने आगे भी देखा है और आगे भी पढ़ा है कि एनिस जंग सिर्फ गरीब बच्चों के लाइफ के बारे में, उनके मन की बात और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं के बारे में हमें बताती है। और उनकी जो एक बुक थी उन्हीं के एक्सट्रैक्ट यानी कि उन्हीं के बुक में से एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो यहाँ से निकाल के हमें बताया गया है और चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने साहिब आलम के बारे में देखा और दूसरे पार्ट में हमने मुकेश के बारे में जाना। सो थैंक यू सो मच।